अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जहां पे पाकिस्तान अब सिर्फ एक महीने से कम अरसे के अंदर भी इलेक्शंस में जाने लगा है। 8 फरवरी को इलेक्शंस मुनक्किद होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कल रात को एक हैरानकुन खबर ये आई कि ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है, लेकिन गैर मुसद्दक़ा इतलात थी। लेकिन उसके बाद आज दफ्तर खारजा की जानिब से बाकायदा तौर पर इस खबर की तस्दीक की गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह बताया गया कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के नतीजे में 2 बच्चे हलाक और 3 जख्मी हुए हैं। यह बताया गया है कि रॉकेट फायर किए गए ईरानी हदूद की जानिब से। और इसके बाद पिंजगोर का इलाका है जहाँ पर बताया जाता है, वहाँ की इंतज़ामिया ने इस खबर को कन्फर्म किया कि बलूचिस्तान के ईरान से मुत्तसिल ज़िला पंजगोर में ईरानी फोर्सेस की जानिब से ये हमला किया गया है और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक मस्जिद जो है उसे नुकसान पहुंचा, जिसमें 2 बच्चे हलाक और 3 बच्चियां बताया जाता है कि ज़ख्मी हुई हैं। और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जो रिस्पॉन्स आना था इसका इंतज़ार किया जा रहा था और उसके बाद दफ्तर खारजा की जानिब से ये अनाउंस किया गया कि जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं ईरान के अंदर, उन्हें वापस बुला लिया गया है। और इसके साथ साथ ईरान की जानिब से जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं वो इस वक्त ईरान के अंदर ही मौजूद हैं और उनके बारे में कहा गया कि वो ईरान में ही रहें, पाकिस्तान तशरीफ़ ना लेकर आएँ। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा है उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम हाई लेवल जो राब्ते हैं वो मुनक़ता किए जाएंगे ईरान के साथ। ये रिस्पॉन्स पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से आया है। क्या यही रिस्पॉन्स होना चाहिए था? यही रिस्पॉन्स है या इससे ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान दे सकता है, देना चाहिए है? मज़ीद इस पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर मज़ीद बात करते हैं। कुसूरी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपने ये खबर आप तक भी पहुँची होगी, जो ये वाक़या पेश आया है इसका बैकग्राउंड ज़ाहिर बात है आपने भी तब से देखा है, पाकिस्तान ईरान और ये नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर मुस्लिम कंट्री, तो वहाँ से इस किस्म की दरअंदाजी होना, पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी होना, आपका पहला रिएक्शन क्या है इस पर? जी, मैं 2-3 बातें करनी चाहूँगा ताकि इसका कुछ पस मंज़र और कुछ उसके बगैर कुछ ही समझ नहीं आती। एक तो मुझे अफसोस ये हुआ है कि जब और हमारे दरमियान मुख्तलिफ ज़राए हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग के, तो ये इसकी क्या उनको ज़रूरत पड़ गई थी। एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं केयर टेकर, उनके ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से दावोस समिट में, इसमें इकनॉमिक समिट में मीटिंग भी हुई है। तो एक तो मैं कुछ एक इमीडिएट रिएक्शन मेरा यह है कि जैसे हर मुल्क में मुख्तलिफ पावर सेंटर्स होते हैं, लगता है ईरान में भी मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं, क्योंकि इट मेक्स नो सेंस कि उनका फॉरेन मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर को तकरीबन उसी वक्त मिल रहा है और उनके जो अफ़गानिस्तान पे उनके नुमाइंदे हैं वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को मिल रहे हैं आके जिलानी साहब को इधर इस्लामाबाद में, और साथ ये काम हो जाए। तो उसमें रीज़न्स क्या हैं और अफसोसनाक है, इसका मैं बैकग्राउंड आपको देता हूँ। देखिए, ये कई सालों से कहानी जारी है, बॉर्डर के ऊपर इंसिडेंट्स, जो ईरानी सीस्तान बलूचिस्तान जो हमारे बलूचिस्तान को बॉर्डर करता है, वहाँ से यहाँ और यहाँ से ज़्यादा वहाँ हमले हुए हैं। और एक इदारा था पहले, एक जुंदुल्ला एक तंजीम थी जिसकी तरफ से हमले हुआ करते थे और कई ईरानी उस साइड पे उसकी कैजुअल्टीज़ थे। नेचुरली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिस्टर्ब थी और हमने पूरी कोशिश की ईरान से कोऑपरेट करने की। उस वक्त मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा कि मुझे अफसोस क्यों हो रहा है कि किस नहज पे कितने ऊंचे हमारे ताल्लुकात हो गए थे और यूँ आए हैं। अब देखें, उस वक्त हमने कोशिश की और अब्दुल करीम रिगी को गिरफ़्तार किया, बाद में उन पर ट्रायल हुआ, उनको वहाँ फांसी हुई। उनके फांसी होने के बाद वो एक ये नई तंजीम या नाम बदला जो भी होता है, जुंदल के बजाय जैश उल अदल। अब उसके बाद कई हमले हुए हैं। ये ठीक बात है कि ईरान के पुलिस स्टेशन पे भी हुए हैं और जगहों पे भी हुए हैं, तो उसको हैंडल करने का जो दोस्त ममालिक हैं, ये तरीका नहीं है। इससे मेरा ख्याल है कि ये रिएक्शन जो आया है ज़्यादा पासदारान या जो उनकी जो रेगुलर एक उनकी
रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट है, एक उनकी गवर्नमेंट है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की तरफ से तो ये नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ें ना होती कि फॉरेन मिनिस्टर भी मिल रहे हैं और ये भी मिल रहे हैं। अब क्यों हुआ है? पिछले 3-4 दिन में ऐसे कुछ वाक़यात हुए हैं जिसमें ईरान, एक तो उनके जो इजरायली मिसाइल में मारे गए जो उनके थे शाम के अंदर नुमाइंदे कोऑर्डिनेट कर रहे थे शाम और ईरान की फोर्सेस के बारे में, उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग ईरान ने रिएक्शन दिया था। उसके बाद जनरल सुलेमानी के मज़ार पे हमला हुआ जहाँ को 95 बंदे जो हैं वो शहीद हो गए और नेचुरली बड़ा सख्त रिएक्शन था। और लग ये रहा है कि इसमें कुछ कमज़ोरी नज़र आ रही थी उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो पासदारान है कौन, मैं इतना इंटरनली नहीं उसमें जाना चाहूँगा, लेकिन वो अपने पे एक हरफ समझ रहे थे कि एक उनका वहाँ मारा गया, फिर यहाँ हमला हो गया जनरल कासिम सुलेमानी। तो उन्होंने पहले तो 2 हमले किए शाम और उसमें इराक़ में, जहाँ वो समझते थे मुमकिना तौर पर सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उन पे हमलावर हो सकते थे। शायद उनका ये भी ख्याल होगा कि यहाँ से ये लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यानी अगर मैं उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे भी दूँ तो बहुत अफसोसनाक और गैर दानिशमंदाना, मैं इसलिए वर्ड्स तोल तोल के बोल रहा हूँ कि मुझे पता है हमारे जो ताल्लुकात हैं उनके कितना पोटेंशल है। मसलन जब मैं फ़ॉरेन मिनिस्टर था तो आप हैरान होंगे कि जब मैं तेहरान गया, ये मैं गैस पाइपलाइन की बात कर रहा हूँ, तो प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद उस वक्त तेहरान में नहीं थे और वो थे शायद किरमानशाह में, और उन्होंने और मेरा अपने फॉरेन मिनिस्टर जो उनके थे मुत्तकी साहब, मैं उनको मिलके आसानी से वापस आ सकता था क्योंकि मैं हेड ऑफ स्टेट तो नहीं था ना मैं प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर, इट शोज़ कि कितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेंथ थी। 2 वाक़े सुनाऊंगा इसीलिए मुझे ज़्यादा अफसोस हुआ है। उन्होंने कहा नहीं कसूरी साहब के लिए हम जहाज़ भेज रहे हैं, प्रेसिडेंट का आप किरमानशाह हैं। उन्होंने मुझे पूरा डिस्कशन करके बताया कि मैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को बुला रहा हूँ मुआहिदा करने के लिए। दूसरी चीज़, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी कोलालमपुर में और उसमें शायद 1 से 2 हो रही होंगी, लेकिन एक तो हो रही थी क्योंकि एक स्टेज पे कॉन्डोलीज़ा राइस मौजूद थी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी थे। उस ज़माने में हमला हुआ था, यही अगेन रेपिटिशन है एक किस्म की जो इनका लबनान के साथ, जहाँ मैं खैर सगाली के तौर पे लबनान गया भी था, तो लबनान में उधर से जो हमला हुआ था इज़राइल ने किया था वो बड़ा तबाहकुन था। और उस वक्त ये पोजीशन थी कि पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की, दोनों ने, मुझे कॉन्डोलीज़ा राइस ने कहा कि आपकी ईरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मैंने सुना है कि आप आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा से मिल रहे हैं। तो मैंने कहा जी हाँ मैं मिल रहा हूँ, उनको हर चीज़ की रिपोर्ट होती है, रखते हैं। उन्होंने कहा उनको एक मेरा पैगाम दे दें। मैंने कहा क्या पैगाम है? उन्होंने पैगाम ये दे दें कि अगर जो हमले हो रहे हैं लबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से, अगर वो कोई मिसाइल तल अवीव पहुँच गया तो उस पर लिखा होगा बड़े बड़े अल्फाज में मेड इन ईरान, यानी कि हम ईरान पे हमला करेंगे। ये उनकी धमकी थी। मैं बड़ा सीरियसली इसको टेक किया और मैंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को अपनी मीटिंग अब तेज़ कर दी और मैंने उनको कहा आप जो कर रहे हैं करें, यह आपके मुल्क का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये मुझे मैसेज है और आप केयरफुल हो जाएं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि कोई मिसाइल तल अवीव पे फिर नहीं गई। एक तरफ तो हमारे इतने करीबी ताल्लुकात थे और आज ये जो मुझे वाक़या ममालिक में होता है, दोस्तों में भी होता है। आप देख लेना कि अमेरिका, कनाडा और ये वो जो मैक्सिको है, मैक्सिको के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। एक ट्रेड यूनियन भी इन ट्रेड दोनों की कमर्शियल तीनों ममालिक की रिलेशनशिप है फ्री ट्रेड की, लेकिन वो वहाँ भी झगड़े होते हैं, मैक्सिकन क्रॉस करते हैं, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। उसमें जब ट्रंप साहब ने कहा कि हम दीवार खड़ी करेंगे और मैक्सिको पे करेगा, तो मैक्सिकन प्रेसिडेंट जो पुराने थे उन्होंने प्रेसिडेंट फॉक्स, विंसेंट फॉक्स, उनका गाली दे के कहा कोई सवाल नहीं कि हम पे करें। ये तो होते हैं हमसायों के ताल्लुकात। ये कि आप वायलेट करें एयर स्पेस, ये मैं समझता हूँ नहायत गैर दानिशमंदाना उनका कदम है। और शायद उनको ये भी ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान
एक ऐसी स्टेज से गुजर रहा है कि उसकी कोई गवर्नमेंट परमानेंट नहीं है, एक केयर टेकर गवर्नमेंट है। तो शायद उन्होंने ये सोचा हो कि अपने पब्लिक ओपिनियन को खुश करने के लिए, जैसे बड़े गुस्से में है कि 95 बंदे वहाँ मारे गए किरमान शाह में या जहाँ भी वो मकबरा है उनका है, साथ शाम में उनका बंदा जनरल जो उनके हेड थे कोऑर्डिनेटर वो मारे गए। तो हो सकता है कि वो गुस्सा अपना निकालने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि इस किस्म की ईरान के अंदर, पाकिस्तान में तो खैर और रीजंस हैं कि हमारे इलेक्शन होने वाले हैं और एक केयर टेकर है, वहाँ तो ऑलरेडी गवर्नमेंट है। इसका मतलब उनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। कसूरी साहब, अब जो कुछ भी हो चुका है, यहाँ से सिचुएशन आगे अब किस तरह चलनी चाहिए? जाहिर बात है, जिस तरह हमसाये मुमालिक भी हैं, एक मुस्लिम मुल्क है जिसकी जानिब से ये सब कुछ किया गया है, क्या मामला को डी एस्केलेट करने के लिए कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान इन मामला जो ख़राब हुए हैं इनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी, या आपके ख्याल में पाकिस्तान को मजीद एग्रेसिव रिस्पॉन्सेस आने वाले दिनों में देने पड़ेंगे? जो मैं समझता हूँ कि हमने जो किया अभी तक ठीक किया है कि हमने फॉरेन मिनिस्टर अब अपने एम्बेसडर को बुला लिया और उनके एम्बेसडर को कहा है बराए करम आप तशरीफ़ ना लाएं, ये भी आपने कहा है। अब ये एक डिप्लोमेटिक तरीका है। देखें, आपके अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हैं, इंडिया से एक किस्म का स्टैंड स्टिल है, ताल्लुकात ना ख़राब तो हमें जब कई सालों से हैं, लेकिन वो उसमें उस लेवल की वो नहीं है हॉस्टिलिटी जैसी कि होती थी 2021 के जो हमारा सीज़ फायर हुआ है उसके बाद। लेकिन इंडिया से ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, अफ़गानिस्तान से मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो मैं तो समझता हूँ कि हर मुल्क का और फ़ॉरेन ऑफिस का बुनियादी काम है कि राब्तों को मजबूत करे, लेकिन कौमी गैरत को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब इक़दाम करे। अब ये मैं नहीं समझता दानिशमंदाना कि हम भी एक मिसाइल दाग दें। हमारी तो बड़ी एडवांस मिसाइल्स हैं, हम तो एक न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन ये को मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब होगा। शायद कुछ लोग ये समझें कि जी ज़रूर करना चाहिए। मैं समझता हूँ जो फॉरेन ऑफिस ने किया है वो लेट फॉरेन ऑफिस हैंडल, उनको मॉड्यूलेट भी करना आता है और इसलिए इन पे ज़रूरत से ज़्यादा फॉरेन ऑफिस पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। उम्मीद है कि ईरान की हुकूमत दानिशमंदी दिखाएगी और इसको कुछ डी एस्केलेट करने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब आपका। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे और उन्होंने कहा कि फ़ॉरेन ऑफिस जो है उसे इस मामले के ऊपर कॉन्सनट्रेट करने देना चाहिए और जिस तरीके से वो मामला को लेकर चल रही है वो बेहतर पोजीशन में है। अब कुछ सियासी मामला के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से भी कुछ बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अज़हर सिद्दीक़ साहब, हमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आमिर इलियास राना साहब ज़रा आपसे भी राय लेना चाहूँगा, जो कुछ भी कल रात का वाक़या हुआ है और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो रिस्पॉन्स दिया गया है। अभी खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी ये राय थी कि दफ्तर ख़ारजा ने जो कुछ किया है, दफ्तर ख़ारजा का डोमेन है, वो बेहतर मेजर्ड तरीके से ही रिस्पॉन्स दे रहा है। आपकी क्या राय है? ज़रा मैं पहले ज़रा इसके ऊपर बात कर लें, फिर ज़रा कुछ सियासी मामला के ऊपर भी बात करते हैं। देखिए, जाहिर है कि एक हैरान कुन इक़दाम ईरान ने उठाया। कल उनके अखबार में ख़बर छपी कि पाकिस्तान के अंदर जैश उल अदल के दफातर हैं, उनका कैंप है, दहशतगर्दी है। पाकिस्तान के सफारत खाने ने जवाब दिया था, अभी वो छपना था आज, तो रात उन्होंने हमला कर दिया और ईरान ने अपने टाइम में 9 बजे और पाकिस्तान के 10:30 बजे कन्फर्म भी कर दिया। और फिर हमारे सफ़ीर ने सुबह निकलना चाहा था वहाँ से, लेकिन वो फ़्लाइट उनकी एक मीटिंग की वजह से रहेगी जो अब थोड़ी देर में दुबई के ज़रिए आएंगे। हमारी तरफ से सिफारती लिहाज से एक इंतहाई मुनासिब जवाब दे दिया गया है। चाइना हमें एक मशवरा दे रहा है कि रिस्ट्रेंट शो करें। हमारे यहाँ बिल्कुल एक बेहतरीन जो है ना यकजहती की मिसाल सामने आई है कि फ़िरका वराना हम आहंगी नज़र आई है इस मामले पे। इस मामले पे पाकिस्तानियत नज़र आई है लोगों में। बहुत रेयर लोगों ने कुछ ने शरारत की है जिनको कहीं पे भी कहा जा सकता है, लेकिन एक ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पांस पाकिस्तानियत के हवाले से आया है। और ज़ाहिर है कि मुसल्लह फ़ौज अपनी जगह पे तैयार हैं और जब पाकिस्तान पे कोई हमला करे, चाहे वो इंडिया करे, वो TTP अफ़गानिस्तान से बैठ के काम करे या ईरान ख़ुद करे, तो हमारे लिए तो फिर वो जवाब एक ही जैसा होगा कि हमारी मर्ज़ी और मौका जगह हमारी मर्ज़ी का होगा और पाकिस्तान यकीनन रिस्पॉन्स करेगा। क्योंकि या तो ईरान को माफ़ी मांगनी चाहिए,
अब उनके अंदर अगर नस्ली तासुब इतना है कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे ताउन है, माहदे मौजूद हैं, हमारी फ़ौज के साथ रबते हैं, स्टेट ऑफ फॉरेन ऑफिस के साथ रबते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं था कि वो ना करते। अब वहाँ से कहानियाँ घड़ी जा रही हैं कि जी ये कहीं गलती से हो गया, ये कहीं ईरान के अंदर चलने थे। वो उसमें ईरानी इंटेलिजेंस का बिल्कुल इन्वॉल्व होना नज़र आ रहा है आपको, और हमें सबको पता है कि कुलभूषण यादव ईरान से आया था और बलूचिस्तान में पकड़ा गया था। तो और चाबहार एक ज़िंदा मिसाल है ईरान और इंडिया की दोस्ती की, जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं कि जब हमने गवादर शुरू किया था तो इंडिया ने, ज़ाहिर है इंडिया तो चाहेगा कि जो भाई और दोस्त हमारा है हमारे से उसके फासले बढ़ाए, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की। ईरान और सऊदी अरब की जब कशीदगी हुई तो नवाज़ शरीफ जहाज़ लेके दोनों मुल्कों में सफ़र करते फिरते नज़र आ रहे थे कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान का रोल है वो अदा करे, पूरा करे कि दो मुसलमान ममालिक में लड़ाई ना हो। हमारा पड़ोसी है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके ऊपर मेरा ख्याल है अभी और सख्ती होगी। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिफारती सतह पे हमने ताल्लुकात डाउन कर दिए, हमने एम्बेसडर को बुलाने का कह दिया है, क्योंकि ये ठंडे पेटों बात हजम होनी नहीं है, क्योंकि ये एक शरारत है और बहुत संगीन किस्म की दहशतगर्दाना शरारत है कि आप इराक में भी घुस जाएं, आप चम वहाँ पे शाम में चले जाएं, आप यमन में घुस जाएं और आप अब पाकिस्तान के ऊपर आ जाएं, तो ये काम चलेगा नहीं। पाकिस्तान की फ़ौज उस तरह की फ़ौज नहीं है कि आपको फिर जवाब भी ना दिया जाए, या तो माफ़ी मांगें और फिर वो माफ़ी भी ठोस हवालों से होगी, इस तरह नहीं कबूल की जाएगी। ठीक है, ठीक है। मैं अब ज़रा सियासी मामलात के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। अजहर सिद्दीक साहब, वकला की जो टीमें हैं आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें लगता है कि आपस में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी चपकलिश हो रही है, और पिछले 48 घंटे में हमने देखा कि दो मुख्तलिफ जो वकला के ग्रुप्स हैं आपकी यहाँ पे, जिसमें हामिद खान साहब का एक ग्रुप है, शेर अफजल मरवत साहब का एक ग्रुप है, दोनों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए गए। रऊफ हसन साहब को भी बीच में निशाना बना दिया गया, और पहले शेर अफजल मरवत साहब ने जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जनाब सिंध में जो मैं इस वक्त कैंपेनिंग कर रहा हूं मैं उसे उधर ही ख़त्म कर रहा हूं। बाद में उन्होंने कहा नहीं मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अनाउंसमेंट आई कि जी शेर अफजल मरवत साहब को फ़ौरन जो है कैंपेन बंद करके इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। लग रहा है कि आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। या मंसूर देखें, पार्टी या इत्तेकाई अमल में जब ये चल रही है कि इस वक्त इमरान खान साहब खुद जेल के अंदर मौजूद हैं, तो सारी चीज़ों को उस तरह चलाना इतना आसान काम नहीं। जैसे टिकटों के बारे में, तकसीम के बारे में भी कुछ लोगों की मुख्तलिफ आरा है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये चलती रहती है। मैं नहीं समझता कोई इतना सीरियस इशू है, और यार वजह ये है, एक बड़े प्लान तरीके के साथ ये हालात बताए जा रहे हैं कि जनाब पता नहीं कि बहुत नालायक टीमें हैं, कोर्टों में कुछ कर नहीं सकी हैं। हालांकि हमें पता है इस बात का कि बेहतरीन तरीके से जिस तरह केस लड़ा गया है, कोर्टों के अंदर भी लड़ा गया है और कोर्टों से बाहर भी, और अब बहुत बड़ी तादाद जो है वो इलेक्शन के लिए आ रही है। अब तो हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं ताकि लोगों में नाउमीदी की कैफियत पैदा हो सके और लोग डिस्टर्ब हो सके कि यहाँ कोई आपस में आम आंगी नहीं है। इस सारे मामले को बहुत जल्दी पॉलिसी स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से आ जाएगी और वो चीज क्लियर हो जाएगी। मैं इसको इख्तलाफात की नजर से नहीं देखता। थोड़े बहुत एक दूसरे के साथ अगर कोई इस हवाले से कोई स्टेटमेंट आई भी है तो वो वक्ती तौर पर है, वो सब ठीक हो जाएंगी। मैं अजहर साहब, जो शेर अफजल मरवत साहब ने बयानात दिए हैं हामिद खान और रऊफ हसन के हवाले से, मैं तो वो आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता नेशनल टेलीविजन के ऊपर। जो अल्फाज ट्विटर के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, सर ये इख्तिलाफ तो नहीं, ये तो नफरत नजर आ रही है। असल में प्रॉब्लम ये है कि एक पुराना प्रिंसिपल है डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल का एक पुराना प्रिंसिपल चला आ रहा है। हम तो इसलिए ध्यान से चल रहे हैं कि छोटी मोटी चीजें आपस में, देखिए किसी का पर्सनैलिटी क्लैश हो सकता है, तो बाकी आपस में मामला ऐसे हो सकते हैं कि जिससे कोई दिक्कतें या परेशानी हो। लेकिन ये कहना कि उसका कोई अपना पार्टी के हवाले से, पार्टी ने किसी को कोई ये नहीं कहा कि इस तरह की स्टेटमेंट दें या आप इस तरह का कुछ काम करें, या आपस में जो उनके डिफरेंसेस है या आपस में एक दूसरे से कोई एतराजात है तो वो जाती नौयत के अपनी जगह पर मौजूद है। पार्टी की तरफ से पार्टी ने कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी हुई है कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आप इल्जाम या इस तरह का काम करें। अब निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी जो है वो कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो बयानात दे रहे हैं, और इसके साथ साथ सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, आप अच्छी तरह उनको जानते हैं, उन्होंने आज बयान दिया कि जी मुस्लिम लीग नून में कुछ लोग हैं जो मियाँ नवाज शरीफ को अपनी सहूलत के लिए फैसले तब्दील करने पर कहते हैं। पार्टी के अंदर कुछ अनासर नवाज शरीफ के फैसलों पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून का नया एडिशन है। शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत पहले कह दिया था कि अगर मरियम बीबी पार्टी की क़ियादत करेंगी
तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी पार्टी के अंदर भी जो है अंडरग्राउंड लग रहा है कि खास तौर पे जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो ज्यादा खुश नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद खाकान आबादी साहब अपने इस अज़्म का इजहार बारहा कर चुके हैं। मैं तो समझता हूँ कि अगर मुझे कोई काउंसलर भी बना दे, हज़रत अली का कौल है कि जिसके पे एहसान करो और आगे फिर आप खुद कह दीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि जिसने आपको एक गिलास पानी पिलाया तो उसके लिए बड़ा एहतराम रखना चाहिए। शाहिद खाकान साहब को PMLN और बिलखुसूस मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया। रह गया आसिफ सईद किरमानी साहब के हवाले से, तो आसिफ सईद किरमानी साहब ना 3 में है ना 13 में है। वो आए थे PMLN में, मुलाजमत की उन्होंने, पहले मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी बने और फिर मराहिल तय करते हुए फिर वो इत्तफाक से सेनेटर बनते हैं। गैर सियासी आदमी है, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उनको जो चीज़ समझ में नहीं, हर आदमी का काम ही सियासत करना। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे। नहीं, एक मिनट निहाल साहब, आपने फरमाया आसिफ किरमानी साहब ना 3 में है ना 13 में है, मतलब ये आप फरमा रहे हैं? तो आसिफ किरमानी साहब जो शख्स 3 में ना है ना 13 में है, आप लोग उसको सेनेटर बना देते हैं। नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे एहसानात किए, बहुत सारे लोगों को बहुत प्रमोट किया है, बहुत सारे लोगों को बहुत एलिवेट किया है और वो करते रहेंगे आइंदा भी। और लोग अपने अपने जो भी उनकी नेचर है उस अपने नेचर के मुताबिक वो रिएक्ट करते रहेंगे। वरना आसिफ किरमानी साहब एक गुमनाम आदमी थे। मुझे खुद याद है 2008 का दौर, 2009 और 10 और फिर 2013, और मेरे साथ उनकी बड़ी मोहब्बत रही है। आसिफ किरमानी साहब ने मुझसे ही बड़ी शफकत की है। मेरे पार्टी के मेंबरशिप के जाने में, मेरी सस्पेंशन होने में उनकी बहुत फुर्तियाँ थी। बस इससे आगे मैं क्या बता सकता हूँ। सॉरी, आपकी सस्पेंशन का क्या ताल्लुक है आसिफ किरमानी साहब? PM साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे और वो चाहते थे कि अगर मैं नाहल हो जाऊं और मुझे बस छोड़ दीजिए, बस अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको अक्ल सलीम दे, इससे आगे कुछ नहीं करूँगा। चले आप नहीं बात करना चाहते, मैं आपको पूछ नहीं करूंगा। आमिर इलियास साहब, ये दोनों जमातों के अंदर जो हो रहा है, चलें पहले जरा, क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात हुई है, जो शेर अफजल मरवत साहब जो गुस्सा निकाल रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ इमरान खान साहब ने कहा है, मैं उनकी इजाजत के बगैर ये सब कुछ नहीं करता। लेकिन अजहर साहब कह रहे हैं कि इतना सीरियसली मत लें इस चीज को, मंसूर साहब आपस के छोटे मोटे मसाइल हैं। जी देखें, 2-3 चीज़ें सामने आई हैं। उन्होंने तो आज आपको भी चैलेंज किया हुआ है कि अब अगर हम कोई बात करेंगे तो वो साफ़ियों को इस तरह नोटिस दिए जाएंगे, और जबकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर आज उनको सिंध से वापस बुलाया गया, आपने खुद कहा, और आज प्रेस रिलीज जारी हुई है, आपने खुद से तो नहीं कहा। ज़ाहिर है कि मुतनाज़ा तो वो हुए हैं, और मुतनाज़ा होने के साथ साथ तकरीबन वकला के तमाम चैम्बर्स के साथ उनकी लड़ाई जारी है, पॉलिटिकल माज पे उनकी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन के साथ लड़ाई जारी है। तो मैं इसमें अकेले शेर अफजल मरवत को नहीं गिनूंगा, उसके अंदर खान साहब का अपना रोल है। ये उनका स्टाइल है कि इस्तेमाल करो, आगे भिजवाओ और फिर साइड पे कर दो। वो हर दफ़ा कहते हैं कि जब मुझे खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी तो उनकी वाइफ, उनकी हमशीरा और 2-4 वकीलों के वो नाम लेते हैं, वो मौजूद होते हैं। उनमें से कभी किसी ने नहीं कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। और जब वो बात कहते हैं कि बैरिस्टर गौर होंगे और फिर उसको रोका जाता है और अगले दिन बैरिस्टर गौर ही चेयरमैन बना दिए जाते हैं, नामजद कर दिए जाते हैं, तो आप इसको सिर्फ ज़ीरो नहीं कर सकते कि वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी से और ख़ुद ही घड़ रहे हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ सच्चाइयाँ उनके साथ भी मौजूद हैं, और जितनी PTI गुफ्तगू कर रही है वो रोज़ाना की बुनियाद पे खान साहब कह रहे हैं ना कि 18 महीने से मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, तो वो मेरे और आपसे तो बात करने की बात नहीं कर रहे, वो तो पाकिस्तान फ़ौज की बात कर रहे हैं। और फ़ौज जब कहती है कि हमें ना घसीटो, अपना काम खुद करो, तो जाके वो हमला कर देते हैं 9 मई को, और उसके बाद से वो पार्टी बनते चले जाते हैं। आज आपको पता है शेख रशीद साहब ने कहा है कि जो PTI में ठीक लोग हैं, हलाल के लोग हैं या क्या हैं, तो वो मुझे वोट देंगे, वरना वो PDM को देंगे। हालांकि PTI ने इनकार कर दिया शेख साहब को। गिराव झलाव में तो ये शेख साहब भी सबसे आगे थे खान साहब के साथ, कि पाकिस्तानी माशरे में जितनी आग लगा सकते हैं उसके अंदर इनका पूरा हिस्सा था। लेकिन आज वो अब उन सबको हलाल के वास्ते दे रहे हैं कि वोट मुझे दो, वरना तुम्हारा PTI के अपने कैंडिडेट को वोट, PDM को वोट होगा। तो ये सारे PTI के साथ लगे हुए लोग थे। मंसूर साहब, बड़ा मसला है, क्योंकि खान साहब ने अगर अपनी पार्टी को मरूसियत में नहीं रखा तो अपनी आमरीत में तो ज़रूर रखा है, मैं उसे कहूँगा। क्योंकि अगर जिस तरीके से वो पोर्ट्रे कर रहे थे कि पार्टी के अंदर सब कुछ जमहूरियत के साथ है, तो फिर उनके अंदर होने से पार्टी के अंदर इस तरह ये शरादा ना बिखरता
कि वकला ही संभालते, और वकला भी इस तरह के हमारे प्यारे भाई अदर सदीक साहब हैं, वो लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ रहे किसी एक और वकील की फरमाइश पे। तो इस तरह ये चल रहा है कि एक वकील एक चैम्बर, जिस तरह वो जजों को भर्ती कराना चाह रहे होते हैं ना हाई कोर्ट्स में कि मेरे चैम्बर क्यों, मेरे चैम्बर क्यों, ये वो लड़ाई है। और थोड़ी सी बात मैं ज़रा शाहिद खाकान और आपने किरमानी साहब की, तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, गुस्सा शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बाकायदा मौजूद है कि उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में उनके बहुत सारे मामलात हैं, उन्होंने अफसरों को OSD तक लगवाया और शहबाज साहब लगाते रहे, और उनकी फरमाइशों की बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें वो $बिलियन का रुपयों का फ़ायदा प्राइवेट फर्मों को दिलवाना चाह रहे थे पेट्रोलियम से, जो नहीं मिला। ऑफिसर्स ने इनकार किया क्योंकि इंस्ट्रक्शन ये थी कि जो ठीक काम है वो करें वरना ना करें। किरमानी साहब, आपको याद होगा एक वीडियो इनका स्कैंडल आया था कहीं पे आते जाते हुए, उसके बाद नवाज शरीफ की पास से तो ये दूरी हो गए थे और पार्टी के लिए ये कुछ अर्सा डिफेंड करते रहे, उसके बाद ये गायब हो गए थे। क्योंकि जो लोग क्लियर होते हैं, इनकी जो ननकाना साहब से इंटीरियर मिनिस्टर थे PTI के शाह साहब, उनके साथ भी अजीज़दारी थी और उन्होंने इनको बचाया भी, वरना शायद ये काफ़ी मसले का शिकार हो जाते। तो ये पार्टी से तो दूर हो चुके हुए थे। अब जब जो दूर हो जाते हैं हमारे दोस्त साफ़ी, ज़ाहिर है मेरा आपका काम है, फिर हम ढूंढते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, ख़बर बनती है ना उससे, वरना ये खबर में भी नहीं थे कि वो ये नफ्स नातका थे नवाज शरीफ के जब ये क्लोज थे। आज कुछ और लोग हैं तो इनको नज़र आ रहा है कि वो नवाज शरीफ के फ़ैसले बदल लेते हैं। ये बहरहाल अब दूर है वहाँ से अपनी क़यादत से। अजहर सिद्दीक साहब, ये आमिर इलियास राना साहब का जो तज्जिया है आपने अभी सुना कि लगता है ऐसे जैसे चेंबर वर्सेस चेंबर की लड़ाई है वकला के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि हर चेंबर कोशिश कर रहा है कि हमारे वकला जो है ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स ले सकें, उनको प्रमोशन मिल सके। इस पर भी राय दीजिएगा। दूसरा, आपका मैं एक बयान सुन रहा था सोशल मीडिया के ऊपर आया हुआ था कि आपने गालिबन परसों की डेट दी हुई थी कि इमरान खान साहब शाम 7 बजे से पहले पहले जो है वो रिहा हो चुके होंगे। वो आपने क्यों ये बात कही थी, ये डेडलाइन क्यों दी थी, ज़रा इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं जो ये मसाइल है ना, पर देखिए एक दूसरे के जो कि उनके जाती अगर है तो मैं उनकी तफसीलात नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता कि उनकी तफसीलात क्या है। क्वेश्चन है कि पार्टी पॉलिसी ठीक चल रही है, दैट्स ऑल। जैसे इमरान खान साहब कह रही है वो अपनी जगह चल रहा है और वो उसका इलाज आप सिर्फ छोटी सी बात जेहन में रख लीजिएगा कि 859 सीटें थी अपना कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ 671 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर सकी है। यानी अगर ऐसे हालात होते तो नजर आते। पाकिस्तान PTI ने 859 की 859 पे अपने उम्मीदवार खड़े किए। कौमी असेंबली में 266 में से 208 पर नून लीग ने खड़े किए और 593 में से 463 पे खड़े किए, जबकि 266 के 266 कौमी असेंबली पे और सूबाई असेंबली में 593 में से 593। तो ये पोजीशन सिर्फ बतानी है। अगर इतनी कंफ्यूजन हो, ऐसे हालात हो, इतने बुरे हालात के बावजूद भी तमाम सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही है। दूसरी बात की तरफ आ जाए तो मैंने 15 तारीख की प्रोजेक्शन दी थी। वो क्या दी थी? 15 तारीख की प्रोजेक्शन मैंने ये दी थी कि नवाज शरीफ और इमरान खान के केस में फर्क ये है कि नवाज शरीफ की सजा सस्पेंड नहीं हुई थी जब 2018 में इलेक्शन लड़ने थे। इमरान खान साहब की सजा सस्पेंड हो चुकी है और वो सिर्फ 3 साल है। मॉरल टर्पिट्यूड उसके अंदर है नहीं। वो मेन अपील डिसाइड कर रही थी, हमारी कोर्टें लगा ही नहीं रही है। सस्पेंशन के हवाले से हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट अभी तक वो फिक्स ही नहीं कर रही है। तो इसलिए आप देखें ना, जो अगर वो प्रोजेक्शन के डेटों को देखे तो इसी तरह अगर आप देखें, बल्ले वाला निशान वाला मामला था, बल्ले वाला पिशावर हाई कोर्ट से हम केस जीत गए, लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक पंचायती फैसला कर दिया। वो फैसला बहुत इबाहम है, इतने कानूनी इबाहम है। 2 जजमेंटें बड़ी वाज़ेह तौर पर है। पिंडी बार एसोसिएशन का केस है और मोहतरमा बेनजीर 11 बेंच मेंबर बेंच का केस है कि जिसमें पार्टी इलेक्शन को इतनी अहमियत नहीं दी गई। यानी एक से एक इलेक्शन कमीशन जो 90 दिन में इलेक्शन मुल्क में करा नहीं सका, एक सियासी जमात के एक घर के इलेक्शन में। और कमाल की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन वाला जो मामला है, इलेक्शन कमीशन ने तो ये कहा ही नहीं कि इलेक्शन गलत हुए, इलेक्शन कहाँ हुए। ये तो सुप्रीम कोर्ट उससे आगे चली गई। पिशावर हाई कोर्ट ने बड़ा कानूनी तौर पर फैसला दिया था। तो ये जो बातें है ना, आप उसके अलावा 9 मई के वाकयात ले ले। ठीक है, 9 मई में भी इमरान खान की जो जमानतें थी, जो गिरफ्तारी थी, 2 दिन का रिमांड मिला। अब वो जमानतें चल रही, जमानतें इमरान खान साहब की सारी राइट पड़ी हुई है, क्योंकि हालात ये आपके सामने है कि नए केसों में आकर इमरान खान साहब को पकड़ लिया 9 मई वाले। अगर ना पकड़ते तो इमरान खान साहब बाहर थे जी। ठीक। अब आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब अब जेल से बाहर आ जाएंगे इलेक्शन से पहले या नहीं?
जल्दी से मेरिट पे कमेंट करें, आज फिर मैं भी ब्रेक पे अगर हो, जाऊंगा। मेरिट पे आज भी सुनी जाए चीजें और तेजी से सुनी जाए, बजाय ये कि ट्रायल तेजी से चलाया जाए। पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है कि जहां इलेक्शन के दौर में भी सियासी जमातों के साथ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जारी है। रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल चल रहे हैं। जो कि जमानतों वाले केस है वो पहले होने चाहिए, और ये जितने भी केस है ये इलेक्शन के बाद भी सुने जा सकते हैं। आज ये इलेक्शन के बाद लेके चले जाए, इमरान खान साहब आपको बाहर नजर आएंगे, और कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसमें इमरान खान, तो साइफर के केस में ऑलरेडी जमानत हो चुकी हुई है। तो इसलिए मैं नहीं समझता, मेरिट पे आज भी इसको सुने और डे टू डे मेरिट के केस सुने। एक हफ्ते के अंदर इमरान खान दोबारा बाहर होंगे जी, एक हफ्ते में दोबारा बाहर होंगे। चले मैं एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन अजहर साहब ने अपनी इस गुफ्तगू में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट की। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है, उन्होंने नंबर्स भी आपके सामने रखे हैं। लेकिन एक और राय जो आई है वो ये है कि क्या ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स कहलाएंगे या ये आज़ाद उम्मीदवार कहलाएंगे? क्योंकि जैसे ही इलेक्शंस हुए और इनमें से जितने लोग इलेक्शन जीते और वो असेंबलियों के अंदर गए, तो क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स कहलाएंगे या वो आज़ाद होंगे और उसके बाद वो किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं? इस पर ज़रा राय लेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अज़ीज़ सिद्दीक साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सीटों से इलेक्शन लड़ रही है। अब क्या ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स भी कहलाए जाएंगे, और मैं कानूनी तौर पे कह रहा हूँ, और क्या ये आज़ाद उम्मीदवार कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा रहेंगे या ये दीगर सियासी जमातों को ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। निहाल साहब, आपकी क्या राय है? क्या ये पीटीआई के ही एमएनएज एमपीएस कहलाए जाएंगे या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इनके पास ये राइट होगा कि ये किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं? और फिर इनको दिया जाएगा 3 दिन का टाइम, और ये कहा जाएगा कि आप इन 3 दिनों में जिस पार्टी को भी चाहें उसके साथ अलाक कर सकते हैं, किसी ग्रुप के साथ कर सकते हैं, और अगर आप इंडिपेंडेंट अपना पोस्चर रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर उनको अपनी एफिलिएशन डिक्लेयर करनी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई यू आस्क फॉर इट, पीटीआई को मैं सिर्फ कहूँगा यू आस्क फॉर इट, और कैंडिडेट जमा कर देने से आदमी की मकबूलियत नहीं होती है। मैं तो अजहर भाई को कहूँगा कि ज़रा मुझे वो 44 महीने के कारनामे बताएं कि कितने दर्जन यूनिवर्सिटी, कितने दर्जन कॉलेज, अस्पताल, लैपटॉप, रोजगार, कराची के 1100 अरब रुपए के पैकेज, प्लस कितने घर, कितनी नौकरियां खान साहब ने दी 44 महीने के अंदर। खारजा पॉलिसी का हाल, दाखिला पॉलिसी का हाल क्या था? तो हम कन्विंस करें, हम उन्हें वोट डालने को तैयार। अदरवाइज पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ इज द साइन ऑफ डेवलपमेंट, नवाज शरीफ इज द साइन ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। अच्छा, मैं आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, ये अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, एक टेक्निकल मामला है, जरा इस पे अपनी राय दीजिएगा कि ये जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, निहाल साहब का तो ये कहना है कि जी वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको 3 दिन के अंदर जो है किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है, वो किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन क्या एक राय ये है कि नहीं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड कारकुन हैं, उनके ओहदेदार हैं, तो वो किसी सियासी जमात को कल को ज्वाइन नहीं कर सकते, वो पीटीआई का हिस्सा ही रहेंगे? आपकी क्या राय है इस बारे में? 3 दिन में जो शमूलियत की बात है वो सिर्फ इस हद तक है कि अगर वो किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उनको मखसूस नशिस्तों का कोटा बढ़ जाएगा। तादाद तो बढ़ेगी कि आप फॉर्म भर के शामिल हो जाते हैं, अपनी आज़ाद हैसियत नहीं रखते, तो जो आपके वोटों का तनासुब है, जीत का तनासुब है, तो जो आपके वोटों का तनासुब है, जीत का तनासुब है, वो उस पार्टी की मखसूस नशिस्तों में शामिल हो जाएगा। तो वो अगर जाते हैं नून में, पीपल्स पार्टी में, आईपीपी में, पार्लियामेंटेरियन में, तो वो उनका कोटा बढ़ता है। किसी भी जमात में जाते हैं तो वो उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि वो सिर्फ पीटीआई का हिस्सा है, वो जीते आज़ाद हैसियत में। आपको याद रखना चाहिए कि आज तक सेनेट के 6 साल पूरे हो रहे हैं उन मेंबर्स को जिनको साकिब निसार साहब ने आज़ाद करार दे दिया था, शेर का निशान वापस ले लिया था। सेनेट की वेबसाइट पे वो आज भी आज़ाद ही तस्वुर होते हैं। वो पीएमएलएन का 6 साल हो गए हिस्सा हैं। मुशाहिद हुसैन हो या मुसद्दिक मलिक हों, जो 14 लोग जीते थे, जो नवाज शरीफ की सदारत ली और उसके बाद पार्टी से निशान शेर ले लिया था, तो वो आज तक आज़ाद हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जी वो पीटीआई का हिस्सा है? ये तो पीटीआई के अपने दौरे हुकूमत में काम चलता रहा है और आपके और हमारे सामने है। इसके अलावा वो लोग जहाज़ों में भर भर के आज़ाद लोगों को अलीम खान और तरीन जहाज़ों में लाया। आपने देखा सोए हुए शेर पड़े हुए हैं गाड़ियों जहाज़ों के अंदर, और फिर उनको
ले जा के बनी गाला में उनका मफलर डाला गया पीटीआई का, और उसका फ़ायदा उनको हुआ। पंजाब असम्बली में उनकी ख़वातीन की नशस्तें बढ़ गई, कौमी असम्बली में बढ़ गई, मखसूस नशस्तों का फ़ायदा होता है, इसके अलावा तो और कोई नहीं है। ठीक, अजहर सिद्दीक साहब, अब ज़रा इसके ऊपर भी अपनी राय दीजिएगा कि पीटीआई, आपने खुद फरमाया कि सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो तो खड़े कर दिए आपने, लेकिन सर वो अगर जीत के पहुंच गए असेंबलियों के अंदर, अब आपने दोनों लोगों की राय सुनी है, वो आज़ाद होंगे, वो किसी भी सियासी जमात को वो ज्वाइन कर सकते हैं, अब ये खतरे की घंटी नहीं है आप लोगों के लिए? मंसूर साहब देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल हुए हैं उसके साथ एक फॉर्म लगता है डेक्लेरेशन का, जो स्टैम्प पेपर है, जो सुप्रीम कोर्ट की 2015 की जजमेंट के मुताबिक है, उसमें पार्टी एफिलिएशन डाला जाता है कि आपका किस पार्टी से ताल्लुक है। तो हमारे तकरीबन सारे कैंडिडेट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एफिलिएशन लिखी हुई है, तो वो दे आर बाउंड बाय दैट डेक्लेरेशन, और उस डेक्लेरेशन को सामने रखते हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है। यानी वो फिलहाल यानी इंडिपेंडेंट निशान पे इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है। तो वो 3 दिन वाली बात तो तब आनी है ना कि अगर वो आजाद हैसियत में लड़ रहे हो, भाई वो पाकिस्तान तहरीक, देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल बाई को नहीं मिल रहा, तो सिंबल ना से ही वो जोन से सिंबल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो डेक्लेरेशन के बाउंड है, और वो तकरीबन 859 उस डेक्लेरेशन अगर उससे फिरे होंगे तो डेफिनेटली फिर डिफेक्शन का लॉ जो है वो उसके मुताबिक इतलाक होगा। और आपको पता है बड़ा पंजाब असेंबली के हवाले से वो केसला बड़ा बाजी आ गया हुआ है। एक बात मैं और आपके सामने रख दूं, देखें बात बड़ी बाजी है, इलेक्शन होना है कारकर्दगी पे, ये 85 का प्रोजेक्ट नहीं चलना जनाब हमने तेल के कारखाने लगा दिए, वो बिजली के लगा दिए, ये मुल्क का इज्तमाई का जिम्मेदार पिछले 40 साल की कारकर्दगी का है। 3 साल के अंदर तो कोरोना था, उसके बावजूद हालात कहां से कहां लेकर गए, मुल्क कहां से कहां चला गया, इकोनॉमी कहां चलेगी। एक इस पे एक प्रोग्राम रख लीजिएगा, मैं एक एक चीज बता दूंगा, लेकिन मैं बता दूं तैयारी रखें, फिर कह रहा हूं नहीं। लेकिन अजहर साहब एक मिनट अजहर साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं कि डिक्लेरेशन हुआ है और उसमें कहा गया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तो फिर वो जो बल्लेबाज की जो कहानी बीच में डाली गई थी और उनके टिकट्स के जरिए जो है वो आप लोग इलेक्शन लड़ने का इरादा रख रहे थे, तो फिर वो गलत था ना। फिर उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो कहा था कि नहीं जनाब, अगर आपने एक एफिलिएशन शो कर दी एक जमात के साथ तो फिर आप दूसरी जमात के टिकट नहीं जमा करवा सकते। एक एग्रीमेंट था, एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेती है, मुआहदा कर लेती है, वो मुआहदा उसके मुताबिक चलना था। अब वो मुआहदा आपके सामने, हमने तो वो मुआहदा यानी पार्टी के तौर पर है, इंडिविजुअल कैंडिडेट के तौर पर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुआहदा था, उस मुआहदे की रोशनी में वो डेक्लेरेशन जमा कर, वो अपना सर्टिफिकेट जमा कराना था पार्टी का, यानी वो डेक्लेरेशन नहीं तब्दील करनी थी, वो डेक्लेरेशन अपनी जगह पर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी एफिलिएशन के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपस में था उसके मुताबिक करना था। वो नजरियाती साइड पे है, नजरियाती का कोई ना लेना ना देना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर डेक्लेरेशन दी है, वो इफेक्टिव होगी और उसी के मुताबिक आगे इंशाल्लाह ये परेशान हो गया, इनके वहमो गुमान में नहीं था। ये प्लान सी है जो आपके सामने रख रहे हैं, प्लान सी है। यानी अब लुबे लुबाब ये है कि अगर कल को आजाद उम्मीदवारों ने किधर इधर उधर जाने की कोशिश की आपकी जमात के अलावा, तो उन पर डिफेक्शन क्लॉज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, ये राय लगेगा। ठीक है आमिर साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी, सर आपकी क्या राय है, जरा जल्दी से इस पर राय दे दीजिए, फिर मैं निहाल साहब के पास जाऊँ। देखें, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि अगर ये प्लान सी है तो फिर अल्लाह ही माफ़ करे। इनका जो प्लान थे वो खुफिया ये थे कि नज़रियाती का था, जिसके बारे में इतला आ रही है कि खान साहब ने झाड़ा है कि भाई ये नज़रियाती के साथ जाके क्यों किया है, हामिद रज़ा के साथ करना था, और जब नज़रियाती के साथ किया तो फिर प्लान सी, मैं इसको कैसे मान लूँ कि आज़ाद हमारा प्लान सी है। आपका कोई प्लान है तो आप उसके ऊपर खड़े हों और फिर उसके ऊपर जवाब सुनेंगे और सवाल सुनेंगे उसके ऊपर और जवाब भी देंगे। देखें ना, अगर आपका प्लान ये था कि जी आपकी एक मुतबादिल हिकमत अमली पीटीआई नज़रियाती है तो फिर उस पर कायम हो जाए, फिर आज़ाद तो आपकी हिकमत अमली नहीं हो सकती ना। और अभी ये दावे कर रहे हैं, ये इसी तरह का दावा है, मैं आपको बता दूं, जिस तरह इन्होंने खान साहब को 15 जनवरी की शाम 7 बजे से पहले जेल से बाहर लाने का दावा किया था। अजहर सिद्दीक साहब बिल्कुल सामने आ चुके हुए हैं कि कोई एक कोशिश, कोई एक गुफ्तगू नहीं दिखा सके सिवाय इस दावे के। वो 3-4 दिन वाह करा ली कि जी मैंने बड़ा दावा किया है, कोई अमली सूरत। जब अगले दिन आप ही के टीवी के एक शो पे मैंने इनसे पूछा था तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तो सारी बात थी कि 13 फरवरी को चूँकि हमें निशान मिल जाना है तो फिर ऑटोमेटिकली सबको ज़मानतें देंगे क्योंकि इलेक्शन का एक अमल होना है। ऐसे तो नहीं हुआ करता कि ऑटोमेटिकली कब इलेक्शनों में ज़मानतें मिली हैं। हाँ, ऑटोमेटिकली सिर्फ एक काम हुआ था 2002 में, जब जनरल मुशर्रफ का
बिल्कुल इक़्तिदार अपने उरूज पे था और कौमी असम्बली वजूद में आ गई थी। तो जिन अरकान असम्बली के नाम ECL में डाले गए थे मुशर्रफ दौर में, जनरल मुइन हैदर ने एक प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम सब ने, चूँकि अब ये लोग जीत गए हैं तो हमने उनके नाम ECL से निकाल दिए हैं। इसके अलावा कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जो अजहर सिद्दीक मोहतरम साहब ने दावा किया है। इशू ये है कि वो लोग आज़ाद शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, निहाल हाशमी साहब, आमिर इलियास राना साहब। टाइम की कमी की वजह से आई हैव टू रैप दिस अप ओवर हियर। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।